हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा ये होने वाला है लेक्चर नंबर 15, यानी कि हमारा ये 15वां लेक्चर होने वाला है। और इसमें हम लोग जानेंगे कुछ थ्योरम्स के बारे में जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग आज जाने वाले हैं 2 थ्योरम हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला जो कि ग्रीन्स थ्योरम, जिसे हम लोग गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम भी कहते हैं, और दूसरा हमारा है कर्ल थ्योरम, जिसे हम लोग स्टोक्स थ्योरम भी कहते हैं। यानी कि हम इस वीडियो में 2 थ्योरम हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन सा? तो पहला ग्रीन्स थ्योरम, जिसे हम लोग गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है कर्ल थ्योरम, जिसे हम लोग स्टोक्स थ्योरम भी कहते हैं। इन दोनों थ्योरम्स के हम लोग पढ़ेंगे। इन दोनों थ्योरम से हमें क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये जो हमारा थ्योरम है, हमारा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हमने ये हमारा ये लेक्चर नंबर 15 होने वाला है। हम लोग कुछ थ्योरम्स के बारे में जानकारी लेंगे। कौन कौन सा? तो गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम, जिसे हम लोग ग्रीन्स थ्योरम कह देते हैं, और दूसरा कर्ल थ्योरम, जिसे हम लोग स्टोक्स थ्योरम कह देते हैं। इनके बारे में हम लोग जानने से पहले अगर ये जान लें कि इन दोनों का ओरिजिन क्या है, यानी कि ये आता कहाँ से है, ये अगर हमें समझ में आ जाए तो हम इन दोनों थ्योरम्स को आसानी से समझ सकते हैं। इनका जो ओरिजिन है, यानी कि ये जहाँ से आता है, उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस। यानी कि कैलकुलस का जो फंडामेंटल थ्योरम है, उन्हीं से आता है ये दोनों थ्योरम। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम इनके बारे में देखेंगे। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो चलिए हम थोड़ा सा आप लोगों से सवाल पूछेंगे, उसका आप लोग जवाब देंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन f है जो कि डिपेंड करता है किस पे? तो x, y और z। हमारे पास एक फंक्शन f है जो कि डिपेंड करता है x, y और z पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर हम पूछे कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो आपके मन में आएगा एक छोटा सा डिफ्रेंशिएशन जो हम लोग 12th में कर देते हैं, f डैश x, y, z, ये हम लोग बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको यूज नहीं करने वाले, क्योंकि ये हम 12th में पढ़ते थे और हमारा ये 12th नहीं है, ये हम लोग ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या? इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इसको हम लोग करेंगे df, और जब हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे तो डेल f डेल x, हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और z हमारा कांस्टेंट बचेगा। फिर हम लोग अगली बार करेंगे तो हम लोग डेल f डेल y और यहाँ पे dy, समझ रहे हैं? हम लोग इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर हम लोग एक बार डेल f डेल z, यानी कि z के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हम लोग इस प्रकार से इसका लिखेंगे। इसमें हुआ क्या, जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y और z हमारा कांस्टेंट होगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z हमारा कांस्टेंट होगा। फिर हम लोग z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y कांस्टेंट होगा। तो ये छोटा सा हम लोग इसको समझेंगे। चलिए अब हम लोग एक छोटा सा टुन्नू सा सवाल हम लोग पूछते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये f एक फंक्शन है जो कि x पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए सेम उसी प्रकार से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका हम लोग लिमिट रख लेते हैं कि ये हमारा इस लाइन के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं a से p तक। तो क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे। पहले इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो df, और इसको हम लोग डेल f, यानी कि इस फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। सेम उसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा। अब हम लोग इसको इधर और इसको इधर भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको डेल f डेल x dx और df हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन इंटीग्रेट। यहाँ पे जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे a से b तक, हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे a से b तक लिमिट रख के, तो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा डेल f डेल x dx a से b तक, ये बराबर होगा df इंटीग्रेशन a से b तक। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसको इंटीग्रेट करते हैं। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम मान लेते हैं अभी इसको इंटीग्रेट नहीं करते, इसको रखते हैं यहाँ पे a से b तक डेल f डेल x, और ये dx यहाँ तक दिख रहा है, तो दिख रहा है यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिमिट रखेंगे, तो हमारा कुछ इस प्रकार। तो चलिए हम लोग अब करते हैं इसको इंटीग्रेट। इसको हम लोग सेम रख लेते हैं, यानी कि थोड़ी देर बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा df का हम लोग f लिखेंगे और लिमिट रखेंगे तो b माइनस f
ए, ये हमारा आ गया। अगर हम लोग इसको फार्मूला बनाना चाहें, यानी कि इसका हम लोग डेफिनेशन बनाना चाहें, तो किस प्रकार से बना सकते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे फंक्शन होता है ये डेरिवेटिव होता है, ये होता है डेरिवेटिव, ये हमारा डेरिवेटिव होता है। ये क्या होता है हमारा डेरिवेटिव, यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा ये जो होता है ये डेरिवेटिव होता है, ये हमारा डेरिवेटिव होता है। तो हम यहाँ से क्या बना सकते हैं, एक बोल सकते हैं इसके लिए हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि द इंटीग्रेशन ऑफ अ डेरिवेटिव इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लिमिट, यहाँ पे हमने रखा है तो हम लोग एट एंड पॉइंट्स भी बोल सकते हैं या फिर बाउंड्री भी बोल सकते हैं, यानी कि हमारा ये एंड पॉइंट है ए और बी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा बाउंड्री है ए और बी। तो हम लोग यहाँ पे इसको डेफिनेशन के रूप में ऊपर में लिखने वाले हैं। इस चीज़ को आप यहाँ पे नोट करेंगे, जो हम यहाँ पे अभी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, इस डेफिनेशन को आप लोगों को यहाँ पे रखना है। तो सिंपल सा हमने किया, हमारा एक फंक्शन है जो कि एक्स पे डिपेंड करता है, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हमने किया तो हमारा कुछ इस प्रकार आंसर आया। अब हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया लिमिट ए से बी तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस वाले फंक्शन को हम ज्यों का त्यों भी रहने देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा होता है हम इसको करते क्या है, डेरिवेटिव है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डेरिवेटिव है। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनाया कि हमारा जो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन होता है वो फंक्शन का जो वैल्यू होता है उसके बराबर होता है, यानी कि हम जब इसको वैल्यू रखेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, जो आंसर होगा सवाल में पूछा जाएगा तो उस वैल्यू के बराबर होता है। और कब होता है, जब एंड पॉइंट हम लोग मान लेते हैं। इसी बात को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। लिखेंगे क्या, यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल, कैलकुलस के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के लिए जो डेफिनेशन होगा यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इस बात को यहाँ पे आपको लिख लेना है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, द इंटीग्रेशन ऑफ अ डेरिवेटिव, हम लोग लिखेंगे द इंटीग्रेशन ऑफ अ डेरिवेटिव ऑफ अ डेरिवेटिव, द इंटीग्रेशन ऑफ अ डेरिवेटिव इज इक्वल टू द वैल्यू, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स और बाउंड्री। हम लोग इस डेफिनेशन को यहाँ पे लिखेंगे। हमने लिखा क्या, द इंटीग्रेशन ऑफ अ डेरिवेटिव इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स, या फिर हम लोग बाउंड्री बोल सकते हैं। तो हमने इस बात को लिखा है। चलिए अब यहाँ से हम लोग इसी से हम लोग सीखते हैं गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम क्या होता है और कर्ल थ्योरम क्या होता है। इसको नोट करेंगे, हम लोग इसको इरेज करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम क्या होता है वो जानेंगे। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ग्रीन्स थ्योरम, हम लोग इसी को कहते हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंट आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है डाइवर्जेंट। तो ये हमारा डाइवर्जेंट होता है डेल ऑपरेटर के साथ जब हम लोग किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमारा इसे डाइवर्जेंट, हम लोग इसे डाइवर्जेंट कहते हैं। ये हम डाइवर्जेंट किसे कहते हैं, जब डेल ऑपरेटर के साथ एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो उसे हम लोग डाइवर्जेंट बोलते हैं। और यहाँ पे कहा क्या गया है, गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम, जिसे हम लोग ग्रीन्स थ्योरम भी कहते हैं। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम यानी कि डाइवर्जेंट थ्योरम को ही कहते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करने वाले हैं। इसका इंटीग्रेशन अगर हम मान लेते हैं, करते हैं इंटीग्रेशन, जैसे कि हम लोग एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, मान लेते हैं हम छोटा सा इंटीग्रेशन लेते हैं, डी एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं। इस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे डी एक्स लेते हैं, एक्स का इंटीग्रेशन, तो हम लोग यहाँ पे डी एक्स ले रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लेना होगा, कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन के लिए हम लोग लेंगे। तो क्या लेंगे, या तो हम लोग लेंथ के अलोंग करेंगे, या तो एरिया के अलोंग करेंगे, या तो हम लोग करेंगे इस वॉल्यूम के अलोंग। इन तीनों के अलावा हमारे पास और कोई अवसर नहीं होगा, यानी कि इन तीनों के साथ, तीनों में से किसके साथ हम करेंगे, एरिया जो कि वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर नहीं है,
लेंथ भी हम लोग उसको अभी नहीं लेंगे, लेंथ को हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम लोग यहाँ पे इन दोनों में से किसका यूज करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जानेंगे कि ये क्या है। डॉट प्रोडक्ट जब भी होता है तो वो एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट का जो भी आंसर आता है वो एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। और हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक वेक्टर और एक स्केलर। तो स्केलर के साथ हम लोग स्केलर को ही करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम लेंगे यानी कि वॉल्यूम लेने के लिए हम सिंपल सा यहाँ पे 3 गो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यानी कि हम लोग 3 इंटीग्रेशन का जो चिन्ह होता है वो हम लोग लिखते हैं। ये लेंथ के लिए, ब्रेथ के लिए, हाइट के लिए, यानी कि हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो dx के लिए, dy के लिए, dz के लिए, ये हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। एरिया के लिए आएगा, ये हमारा a.ds आ जाएगा, ये हमारा एरिया के लिए आ जाएगा। हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया के लिए हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सेम डेफिनेशन आप लोगों को लिखना है। यहाँ से ये जो डेफिनेशन हमने लिखा है सेम डेफिनेशन उसके लिए भी वहाँ पे लिखना है। वहाँ पे लिखेंगे क्या, द इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग लिखेंगे द इंटीग्रेशन ऑफ अ डेरिवेटिव, और यहाँ पे डेरिवेटिव जो हमारे पास है ये वाला फंक्शन है, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि हम लोग चलिए इसके लिए डेफिनेशन जो होगा वो हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगा। हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन इसके लिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, द इंटीग्रेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है, ये डेफिनेशन कैसे आया, द इंटीग्रेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। और यहाँ पे जो हमारा डेरिवेटिव है वो क्या है, तो ये फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो डेल डॉट ए वेक्टर। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। और हमारे पास जो वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगा वो a.ds आ जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एट एंड पॉइंट्स लिखे हैं, तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम का जो होता है वो एंड पॉइंट्स नहीं होता है। हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम का एंड पॉइंट्स हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट्स कहाँ से होगा, उसमें सरफेस मिलके वॉल्यूम बनता है, यानी कि कई सरफेस मिलाएंगे तब हमारे पास एक वॉल्यूम आता है। तो हम लोग यहाँ पे एंड पॉइंट्स ना लिख के बाउंड्री हम लोग सिर्फ लेंगे, क्या लेंगे, एट बाउंड्री, यहाँ पे हम लोग ये डेफिनेशन लिख देंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो बस यही था हमारा गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम। और नोट लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में नोट डाल के हम लोग लिखेंगे क्या, जो हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हम लोग इस थ्योरम का यूज किस में करते हैं। हमारे पास ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, ये हमारे पास जो है सरफेस इंटीग्रेशन है, यानी कि हम लोग लिखेंगे कि दिस थ्योरम इज यूज्ड टू चेंज किसको, वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। चलिए हम लोग इसी बात को यहाँ पे लिखने वाले हैं, दिस थ्योरम इज used to change the volume integration into surface इंटीग्रेशन। हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं, तो दिस थ्योरम इज यूज्ड टू चेंज द वॉल्यूम इंटीग्रेशन इनटू सरफेस इंटीग्रेशन। जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो हमने यहाँ पे लिखा, इस थ्योरम का यूज हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने के लिए यूज करते हैं। तो ये बस यही था हमारा जो डेफिनेशन थ्योरम, यही था। चलिए अब हम लोग इस पर कुछ सवाल भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कर्ल थ्योरम क्या होता है। कर्ल थ्योरम यानी कि स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कर्ल थ्योरम क्या होता है, यानी कि स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे कर्ल लिखा हुआ है, कर्ल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डेल क्रॉस ए वेक्टर। जब हम लोग किसी वेक्टर का डेल वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं उसे हम लोग कर्ल बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसी के थ्योरम के बारे में जानने वाले हैं।
कर्ल थ्योरम जब हम लोग इसको निकालेंगे तो क्या होगा। अब ये हमारे पास एक वेक्टर का जो गुणा हम लोग करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए, यानी कि डी एल वेक्टर, डी वी वेक्टर या डी एस वेक्टर, ये हम लोग लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे डी वी वेक्टर ये तो हमारा होगा या नहीं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले इसको ले लिया है। और ये हमारा डी एल भी नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोग आगे यूज करेंगे, उसमें हम लोग आगे बात करेंगे। डी एस वेक्टर हम लोग यहाँ पे लेंगे। डी एस वेक्टर ही क्यों लेंगे, क्योंकि जब हम लोग किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जो भी आंसर आता है वो वेक्टर में ही होता है। यानी कि ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो दोनों मैच करेगा, यानी कि दोनों हम लोग करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे डी एस वेक्टर लेंगे, यानी कि सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे। और सरफेस का इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे डी एस ना लिख के दो इंटीग्रेशन का जो चिन्ह होता है वो हम लोग लगा देते हैं। ये हमारा हो गया सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन को जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू लाइन इंटीग्रेशन के बारे में आ जाएगा। यानी कि हम लोग जब करेंगे एक सरफेस इंटीग्रेशन तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगा लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल कैसे हम लोग लिखेंगे, तो ये हमारा लाइन इंटीग्रल हो गया। लाइन इंटीग्रल जो हमारे पास आएगा ए डॉट डी एल, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि इस थ्योरम का यूज हम लोग कहीं ना कहीं सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करने के लिए हम लोग करते हैं। तो इसी बात को हम लोग चलिए अब लिखने वाले हैं। तो हम लोग पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे कि हमने हर थ्योरम में लिखा उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन पहले लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कर्ल थ्योरम, यानी कि स्टोक्स थ्योरम का जो डेफिनेशन होगा हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग लिख के रखे हैं। चलिए देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा क्या है। द फ्लक्स ऑफ द कर्ल, यानी कि कर्ल का जो फ्लक्स होता है ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर, यानी कि हमने जो यहाँ पे ए वेक्टर लिया है, ओवर एनी सरफेस एस, जो कि हम यहाँ पे डी एस लिख रहे थे, यहाँ पे डी एस ये हमने लिखा था, डी एस ओवर एनी सरफेस डी एस ऑफ एनी शेप इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल। यानी कि हम लोग किसी फ्लक्स का जो कर्ल होता है उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक वेक्टर फंक्शन के रिस्पेक्ट में, जो कि हमारे पास वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर है। और एनी शेप, यानी कि एनी सरफेस जो हमने लिखा है एस, और एनी शेप इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल, हमने यहाँ पे लिखा है लाइन इंटीग्रल। देखिए इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर। लाइन इंटीग्रल वेक्टर फील्ड का जो होगा ए वेक्टर एट बाउंड्री ऑफ दैट सरफेस, यानी कि इस सरफेस का जो बाउंड्री होगा उसमें। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन लिखे हैं, ये खुद से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने नोट में क्या लिखा है यहाँ पे देखेंगे। दिस थ्योरम इज यूज्ड टू चेंज द सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। ये सीधी सी बात है, हमने ये लिख दिया है। चलिए अब हम लोग इस पर कुछ सवाल बनाते हैं। कुछ सवाल हम लोग बनाएंगे तब हमें कुछ समझ में आएगा कि हमने क्या लिखा है। तो इसको हम लोग इरेज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक सवाल लिखा है, देखेंगे आप लोग कि हमने यहाँ पे लिखा क्या है। फाइंड द वॉल्यूम डिफाइंड बाय 5r7, यानी कि r का जो वैल्यू है वो 5 और 7 के बीच में है। उसके बाद थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में है। उसके बाद z की जो वैल्यू है वो 10 और 14 के बीच में है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड ऑल्सो, यहाँ पे द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन दैट लाइज एंटायरली विद इन द वॉल्यूम। हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस सवाल में दो सवाल पूछा गया है। पहला कौन सा कि हमें वॉल्यूम निकालना है, पहला कौन सा तो हमें वॉल्यूम निकालना है। दूसरा कौन सा तो यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन, यानी कि हम लोग एक लाइन का जो इक्वेशन होता है, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन हम लोग वो निकालने वाले हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे दिया क्या है। यहाँ पे दिया क्या है वो हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और जेड का वैल्यू दिया है। अगर हमारे पास ये तीन वैल्यू है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें जो ये दे रखा है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में दे रखा है। ये हमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में दे रखा है। चलिए यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालेंगे उसके लिए हमारे पास पहले आर का जो वैल्यू है वो 5 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, और थीटा की जो वैल्यू वो 30 डिग्री हो सकती है या फिर 60 डिग्री हो सकती है, और यहाँ पे जेड का जो वैल्यू वो 10 हो सकता है और 14 हो सकता है।
चलिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास एक्स वाई जेड का वैल्यू होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट हमने माना, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। हमारे पास 2 पॉइंट है, एक P और Q। P के लिए जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 5, 30 डिग्री और 10, ये हमारा P पॉइंट है। और Q पॉइंट जो है वो हमारा है 7, 60 डिग्री और 14, ये हमारा 2 पॉइंट है P और Q। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये 2 पॉइंट दिया है हमारे पास, ये मान लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये P और Q, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। P और Q का जो पॉइंट है का वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ से हम लोग X और Y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, X Y का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे एक लाइन का जो इक्वेशन होता है वो हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें यहाँ सवाल में जो है पूछा क्या गया है। सवाल में पूछा गया है कि वॉल्यूम निकालिए, उसके बाद लाइन का जो इक्वेशन होगा सबसे लंबा, यानी कि हमारे पास एक वॉल्यूम मान लेते हैं, ये हमारे पास एक है वॉल्यूम, इसमें सबसे लंबा जो लाइन होगा वो कौन सा होगा। इसमें लाइन ऐसे भी जा सकता है या फिर ऐसे भी जा सकता है या फिर ऐसे भी जा सकता है। तो सबसे लंबा लाइन कौन सा होगा, तो यहाँ से जो क्रॉस करके यहाँ पे आएगा ये हमारा सबसे लंबा लाइन हो जाएगा। तो हम लोग इस लाइन के लिए जो इक्वेशन होगा वो भी हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं वॉल्यूम का। होता क्या है, वॉल्यूम बराबर लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये हमारा वॉल्यूम होता है। लेंथ कहने का मतलब होता है ये dx, ये dy और ये dz होता है। ये हमारे पास वॉल्यूम निकालने का तरीका है। लेकिन हमें dx का वैल्यू पता करना है। हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है वो r का वैल्यू है, dx का नहीं है, dy का नहीं है और dz का नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से पहले x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा और z का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग जानेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे dx की जगह पे हम लोग dr लेते हैं, फिर dy की जगह पे हम लोग r d थीटा लेते हैं और z की जगह पे तो dz ही लेते हैं। इतना तो हमें पता है। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, dr हमें निकालना है, r d थीटा निकालना है और dz निकालना है। यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि क्या होगा हमारा जो वॉल्यूम को हम लोग निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम भी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, यहाँ पे हमारे इस प्रकार से वॉल्यूम हम लोग लिखते हैं और हम निकाल रहे हैं सिलेंड्रिकल के लिए तो लिख देते हैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए होता क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले dr, r d थीटा और dz होता है। अब इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा r dr, फिर हम लोग करेंगे एक d थीटा, फिर हम लोग करेंगे dz। ये हमारा अलग अलग इस प्रकार से इंटीग्रेट होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो r का जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, 5 से 7 तक। यानी कि हम लोग पहले इस प्रकार से लिखेंगे 5 से 7 तक ये लिमिट रखा गया है, 5 से 7 तक ये लिमिट रखा गया है। उसके बाद देखेंगे थीटा का जो लिमिट रखा गया है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री तक रखा गया है। अगर बात करें हम लोग जेड की तो इसका वैल्यू जो है 7 से 14 रखा गया है। अब यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो r²/2 और यहाँ पे हम लोग लिमिट रख देंगे, लिमिट हमारा 5 से 7 तक है। फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा थीटा और 30 डिग्री से यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री के बीच में। फिर हम लोग जेड का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा तो 7 से 14 के बीच में, ये हमारा आ गया। अब हम लोग इसको करेंगे तो होगा क्या हमारे पास आंसर। चलिए हम लोग वो आंसर निकाल के देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो एक एक करके हम लोग निकाल के देखते हैं। तो होगा क्या, हम लोग यहाँ पे r² करेंगे यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25/2 यानी कि 24/2। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे 12। फिर गुना करेंगे हम लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू π/6 है और हम लोग यहाँ पे π/6 लिखेंगे और π/3 और π/6 दे रखा है वैल्यू।
तो यहाँ पे हम लोग थीटा का भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास π/3 आंसर आएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे π/3। ये हमारे पास π/3, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, आगे बढ़ेंगे और इसमें भी हम लोग लिमिट रखेंगे 14, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यानी कि 14 - 7 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 7 आ जाएगा, यानी कि 3 से अगर करें तो 4 बार में, यानी कि हमारे पास 28 पाई जो आंसर हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हमारे पास 28 पाई आ जाएगा। ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे इस लाइन का जो इक्वेशन है वो, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग कि क्या होगा इस लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ तक को नोट करेंगे, फिर हम लोग लाइन का इक्वेशन वहाँ पे निकालते हैं। अगर हम बात करें लाइन का इक्वेशन, तो एक लाइन का जो इक्वेशन है, एक लाइन है, इसका इक्वेशन मान लेते हैं पी क्यू हमारा लाइन है, क्योंकि हमने यहाँ पे पी और क्यू पॉइंट माना है, तो ये हमारा लाइन हो गया। अब इस लाइन का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, लाइन का इक्वेशन तो यही होता है हमारे पास कि x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर प्लस हम लोग यहाँ पे z1 - z2 का स्क्वायर करेंगे और सबको प्लस करते जाएंगे, यानी कि ये भी इसी रूट के अंदर है, इसी रूट के अंदर है। तो ये हमारा इक्वेशन होता है एक लाइन का। लाइन का एक इक्वेशन होता है हमारा, यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा है। तो हमारा जो लाइन का इक्वेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए हमने यहाँ पे लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या लिखा है, हमारे पास पी क्यू लाइन है, ये हमने पी क्यू लाइन लिया है और ये हमारा इक्वेशन पी क्यू का क्या हो जाएगा, √x1 - x2 प्लस y1 - y2 प्लस z1 - z2। यहाँ पे हमने लिखा है z1 - z2। तो ये हमारा होता है लाइन का इक्वेशन। लेकिन हमें x, y, z में वैल्यू नहीं पता है, हमारे पास वैल्यू r, थीटा और z में है। तो हमें क्या करना होगा, z का वैल्यू तो पता ही है, ये एक वैल्यू हमारे पास है z का वैल्यू, यानी कि z1 की बात करें तो ये हमारा z1 और ये हमारा z2। लेकिन x और y का वैल्यू कहाँ है, तो x और y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 पॉइंट P के लिए, यानी कि P पॉइंट के लिए, P पॉइंट का जो हमारा था, यहाँ पे हमने P पॉइंट को माना था 5, 30 डिग्री और 10, 5, 30 डिग्री और 10 माना था, ये शुरू में ही आपने देखा। अब हम लोग इसी को यहाँ पे रखेंगे, तो x1 हम लोग इसको बोल देते हैं और y1 बोल देते हैं पॉइंट P के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उधर Q के लिए निकालेंगे। तो x1 यानी कि हम लोग लिखेंगे x का वैल्यू क्या था, r cos थीटा, y का वैल्यू r sin थीटा। बताओ ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, यह हमने पढ़ा था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे कि हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख के कितना आंसर ले आएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे r की वैल्यू जो है, r की वैल्यू यहाँ पे 5 है, y1 यहाँ से हमारा वैल्यू निकलेगा और x1 निकलेगा। तो यहाँ पे r का वैल्यू हम देखें तो 5 है और थीटा की वैल्यू देखें तो हमारे पास यहाँ के सामने में 30 डिग्री है, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा थीटा। हम यहाँ पे पॉइंट P के लिए ले रहे हैं, तो P के लिए क्या हो जाएगा 5, 30 डिग्री और 10, यानी कि 5 हमारा r है ये, और ये थीटा है और ये z है, r थीटा z। यहाँ भी r थीटा और z है। तो r की वैल्यू अगर पॉइंट P के लिए हम लोग देखें तो हमारे पास 5 है, यहाँ पे हमने 5 ले रखा है, यहाँ पे देखेंगे 5 ले रखा है। अब करेंगे क्या हम लोग, cos और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6, π/, हम लोग 6 लिख सकते हैं। ये हम लोग कर सकते हैं। तो अब अगर बात करें π/6 cos में, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 5 × √3/2, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें तो y1 की, ये हमारा x1 आ गया, और y1 की बात करें तो y 5 हो जाएगा, यहाँ पे r की वैल्यू 5 है। उसके बाद sin थीटा, sin π/6 यानी कि 5 और इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी कि 5/2 हमारा y1 का वैल्यू और x1 की वैल्यू जो है वो 5√3/2। हमारा ये दो वैल्यू आ चुका है, x1 और y1 का। और z1 जो हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास z1 है 10, यानी कि हमारे पास 3 वैल्यू आ चुका है। और हमें 3 वैल्यू चाहिए, किस लिए, तो हमारे पास जो पॉइंट Q है उसके लिए हम लोग निकालेंगे
हम लोग पॉइंट क्यू के लिए निकालेंगे। चलिए हम लोग पॉइंट क्यू के लिए हम लोग लेते हैं। जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4 पॉइंट क्यू के लिए, क्यू पॉइंट के लिए हम लोग निकालेंगे। सेम इसी प्रकार से हम लोग वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे हम लोग x1 निकाले तो यहाँ पे हमारा x2 निकलेगा और हमारा यहाँ पे y2 निकलेगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे r cos थीटा रखेंगे, r का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 7 है, यानी कि हमारे पास वैल्यू 7 आ जाएगा। उसके बाद cos थीटा, यहाँ पे थीटा जो इसमें है 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री है और cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, यानी कि यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यानी कि x2 का वैल्यू 7/2 आ जाएगा x2 का वैल्यू। और y2 की बात करें तो यहाँ पे भी 7 आएगा। उसके बाद हम लोग cos 30 डिग्री की बात करेंगे, cos 30 डिग्री की तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है 1/2। और अगर बात करें 60 डिग्री की, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाता है, √3/2, यानी कि हमारे पास वैल्यू 7 √3/2। और Z2 का वैल्यू जो हमारे पास है यहाँ पे 14 है। ये हमारे पास दो वैल्यू आ चुका है x1 y1 z1, x2 y2 और z2। अब इस वैल्यू को यहाँ पे आप लोग रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि जो कुछ भी बता रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, यानी कि एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए, ताकि SKMU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी समस्या यानी कि कोई भी बात आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।